फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा द क्लासेस। मैं हूं नाहिद फिरदौस और आज से मैं शुरू करने जा रही हूं उर्दू ग्रामर की सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th के लिए भी एंड 12th के लिए। अगर आप लोगों ने सही से उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर पूरा पढ़ लेते हैं तो आप लोग अच्छी स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम्स में कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे होंगे कि उर्दू ग्रामर के कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से अच्छा स्कोर ऑब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं, साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने पेन, कॉपी और पेन पेंसिल वगैरह लेकर बैठ जाएं और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसका एक रफ़ नोट्स तैयार कर लें ताकि बाद में वीडियो के बाद जब आप पढ़ने बैठें तो एक नज़र अगर देख लें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में हो। और आप लोग पीडीएफ का बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि जब ये वीडियोस ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल देंगे, जहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अभी बस आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर इसको रफ़ नोट्स बनाकर रख लें। चलिए, तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक उर्दू ग्रामर की, जो है उर्दू कवायद, जिसे उर्दू में कहते हैं उर्दू कवायद। ये उर्दू कवायद हैं क्या? कवायद हैं क्या? सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से आपने हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर्स पढ़े हैं, वैसे आप उर्दू के भी कवायद जानेंगे। ये उर्दू कवायद है क्या? तो उर्दू कवायद का ये मतलब है कि वो इल्म सीखना, वो ज़बान सीखना जिससे हम सही तरीके से उर्दू को बोल पाएँ, लिख पाएँ और उसकी सारी पेचीदगी को समझ पाएँ। यही हमें कवायद सिखाता है। इस कवायद के 5 हिस्से होते हैं। अब इस 5 हिस्से के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 हिस्से में सबसे पहला है इल्म हिज्जा। अब ये इल्म हिज्जा क्या होता है? तो सिंपली अगर आप एक लफ्ज़ में बोलें तो ये इल्म हिज्जा क्या है? तो इल्म हिज्जा ऐसा इल्म है जिसमें हम लोग हुर्फ़ तहज्जी के बारे में इल्म सीखते हैं। ये हुर्फ़ तहज्जी क्या है? तो हुर्फ़ तहज्जी को पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा नीचे यहाँ आकर देखते हैं। हुर्फ़ तहज्जी में यानी कि उर्दू के सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, जो भी आप अलिफ से लेकर या तक, और फिर बा, दुचश्मी है, भा, इस तरीके से जो आप बोलते हैं यहाँ पे सारे लाइन से दिए हुए हैं आपको। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हुर्फ़ तहज्जी हैं, जो टोटल 51 पीस हैं। कहीं कहीं पर एग्ज़ाम में 52 पीस भी दिया रहता है। तो उर्दू के अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो टोटल 51 है, कभी कभी 52 भी दिया रहता है किसी किसी बुक्स में। अब बात करते हैं कि ये हैं क्या। तो अगर हम बात करें तो ये टोटल 52 पीसेज हैं, जिसमें आप कुछ मफरद अल्फाज हैं और कुछ मरकब अल्फाज हैं। अब ये मफरद क्या होते हैं? तो ये मफरद का मतलब है कि जो भी तन्हा हुर्फ होते हैं, जैसे अलिफ, बा, पा, ता, टा, ये सारे के सारे तन्हा लफ्ज़ हैं, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, तो ये सारे हुर्फ तहज्जी मफरद हुर्फ कहलाएंगे, क्योंकि ये तन्हा है। लेकिन अगर हम बात करें कि हुर्फ मरकब क्या होते हैं, तो हुर्फ मरकब वो होते हैं जिसमें दुचश्मी है जुड़ा रहता है। जैसे बा में दुचश्मी है जुड़कर बन गया भा, पा में दुचश्मी है जुड़कर बन गया फा, ता में दुचश्मी है जुड़कर बन गया था। इसी तरीके से और भी जा में दुचश्मी है बनकर बन गया झा। तो ये सारे के सारे मरकब अल्फाज हैं। मरकब का मतलब ही होता है जो डबल हो, मिले हुए हो। मरकब का मतलब मिलना होता है। तो मरकब वो अल्फाज हैं जो वैसी हुर्फ़ तहज्जी जो मिली हुई हो, दो लफ्ज़ों से मिलकर, दो हुर्फ से मिलकर एक हुर्फ बना हुआ हो। इस तरीके से हुर्फ़ मफरद जो हैं वो 36 पीस हैं और हुर्फ़ मरकब जो हैं वो हमारे टोटल हैं 15 पीस। तो दोनों जोड़कर बनते हैं 51, लेकिन कभी कभी 52 भी दिया रहता है। तो हमें अब ये बात समझ में आ चुकी है कि उर्दू के अल्फ़ाबेट को हम लोग कहते हैं हुर्फ़ तहज्जी, जो होते हैं 51 पीस। तो अब जब हम लोग हुर्फ समझ चुके हैं, और एक बात आप लोग और ध्यान रखेंगे कि जो हुर्फ की जमा होती है वो होता है हुरूफ। हुर्फ की जमा होती है हुरूफ, ठीक है। तो हम लोगों ने 52 पीस हुर्फ़ तहज्जी देखा। अब बात करते हैं कवायद की। तो जो कवायद के 5 हिस्से हैं उनके बारे में थोड़ा हम लोग जिक्र कर लें। आपको डिफिनीशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कॉन्सेप्ट पर ही वर्क करना पड़ेगा, तभी आपसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा।
तो सबसे पहला जो कवायद का हिस्सा है वो है इल्म हिज्जा, जिसमें हम लोग बेसिकली पूरे हुर्फ तहज्जी के बारे में ही जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं कि किस तरीके से हुर्फ तहज्जी के जो आराब हैं, आराब का मतलब ज़ेर ज़बर पेश, कि किस तरीके से हुर्फ तहज्जी पे अगर ज़ेर लगे, ज़बर लगे, पेश लगे तो उसकी कैसे अदायगी होगी, उसके तलफ़्फ़ुज़ को सीखते हैं, उसमें कैसे हरकत देना है, कैसे सिकनात, उसका मखरज कैसे अदा करेंगे। तो बेसिकली पूरा हुर्फ तहज्जी का इल्म हम इल्म हिज्जा में ही सीखते हैं। अब बात करें हम इल्म सर्फ़ की। ये इल्म सर्फ़ क्या है? तो जब हम लोगों ने हुर्फ सीख लिया है तो हुर्फ के जोड़ से जो बनता है वो बनता है लफ्ज़। तो हुर्फ के जोड़ को किस तरीके से जोड़ें कि एक लफ्ज़ बने, वो भी माने वाला। माने वाले लफ्ज़ को कहते हैं सार्थक। हिंदी में आप लोगों ने सार्थक शब्द पढ़ा है, तो सार्थक शब्द का मतलब बामाने अल्फाज, जिसके माने होते हैं। तो जब हम लोग इस इल्म हिज्जा को जोड़ें और ऐसा सार्थक शब्द बना दें तो ये सारी चीज़ें जिस इल्म में सीखते हैं उसे कहते हैं इल्म सर्फ़। तो इल्म सर्फ़ में आप अल्फाज को बनाना, बामानी अल्फाज बनाना ही सीखते हैं। अब बात करें इल्म नहू क्या है? तो इल्म नहू, जब हमने इल्म हिज्जा में हुर्फ सीखा, इल्म सर्फ़ में अल्फाज सीखा, तो अल्फाज के जोड़ से अब बनता क्या है? तो अल्फाज के जोड़ से उसको सही तरीके से सजाना और बनाना सेंटेंस, जिसको कहते हैं जुमला। तो जब हम लफ्ज़ सीख लेते हैं तो लफ्ज़ को सही से जोड़ कर जब हम एक जुमला में तब्दील कर देते हैं तो ये जुमला भी सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका माने निकलना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोला कि अहमद आम खाता है तो मैंने ऐसे बोल दिया कि अहमद है आम खाता, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको सही सेंटेंस सजाना आना चाहिए और इसी को जिस इल्म में हम लोग सीखते हैं तो वो कवायद का इल्म नहू कहलाता है। तो इल्म नहू में हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जुमला बनाना है, इसी को हम लोग इल्म नहू में पढ़ते हैं। अब बात करें कि ये इल्म उरूज़ क्या है? इल्म उरूज़ क्या है? पहले हम लोग इल्म उरूज़ की बात कर लेते हैं, फिर इल्म बलागत की बात करेंगे। तो इल्म उरूज़ क्या है? तो जब आप जुमला सीख गए, सबसे पहले आपने इल्म हिज्जा में सीखा कि हुर्फ की अदायगी कैसे होगी, इल्म हिज्जा कैसे होगा। इल्म सर्फ़ में आपने सीख लिया कि अल्फाज कैसे बनेंगे। तो इल्म नहू में आपने ये सीखा कि उस अल्फाज से जुमला को कैसे बनाना है। जब आपने जुमला भी सीख लिया तो अब हम लोग शेर व शायरी सीखेंगे कि उस जुमला का इस्तेमाल करके शेर व शायरी कैसे बनाते हैं। तो शेर व शायरी के लिए जिस इल्म में हम लोग शेर व शायरी का तरीका सीखते हैं कि कैसे अशआर पढ़ना है, अशआर में क्या क्या खासियत होती है, किस तरीके से हमको अदा करना है, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इल्म उरूज़ में। तो इल्म उरूज़ में बेसिकली शेर व शायरी ही पढ़ते हैं, अशआर कि किस तरीके से हमें शेर और अशआर कहने का जो तरीका होगा यही मालूम होता है हमें इल्म उरूज़ में। तो आपको बेसिकली इसी बात पे फोकस करना है कि इल्म उरूज़ में हम लोग शेर व शायरी सीखते हैं। अब जब हमने शेर व शायरी भी सीख ली तो अब आती है बात लंबे लंबे कलाम लिखने की कि मज़मून कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें, ख़त जो होता है ख़त व किताबत कैसे करें। तो इसका इल्म जिस इल्म में सीखते हैं उसे कहते हैं इल्म बलागत। तो आप लोग इस इल्म उरूज़ को 4 नंबर मान लें और इल्म बलागत को 5 नंबर मान लें ताकि आपकी एक लाइन से सीरीज़ आपके जहन में रहे। तो इल्म बलागत में हम लोग क्या सीखते हैं कि किस तरीके से हम पूरा कलाम याद रखिएगा कि कैसे हम पूरा कलाम लिखेंगे, कैसे पूरा मजमून लिखेंगे, ख़त व किताबत करेंगे। तो ये जिस चीज़ में हम लोग इल्म सीखते हैं वो कहलाता है इल्म बलागत। तो इस तरीके से कवायद के 5 हिस्से होते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप शॉर्ट में अपने रफ नोट्स में लिखते चलें ताकि एक नज़र देख कर आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिल सके। अब हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और अब कवायद जब सीख लिया तो अब सीखते हैं लफ्ज़। ये लफ्ज़ कैसे बना था? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हुर्फ होते हैं उर्दू में, इसी हुर्फ से आपका तैयार होता है लफ्ज़ और लफ्ज़ की जमा होती है अल्फाज। लफ्ज़ की जमा अल्फाज। तो हम कैसे अब अल्फाज बोलेंगे, लफ्ज़ लिखने का क्या तरीका होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लफ्ज़ है क्या? तो आप कहेंगे ये हुर्फ की जमा है, हुर्फ से ही बनता है लफ्ज़। ठीक है, हुर्फ क्या हो गया? तो ये अल्फ़ाबेट हो गए उर्दू के अल्फ़ाबेट से आप क्या बनाएंगे? तो शब्द बनाएंगे यानी लफ्ज़ बनाएंगे। तो लफ्ज़ तो आप तो समझ ही गए कि क्या होता है। तो जो इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है ना, यही लफ्ज़ होता है, क्योंकि मुंह से हम जो भी निकालेंगे वो एक लफ्ज़ ही होगा। तो ये लफ्ज़ होता है और ये लफ्ज़ जो होते हैं मानी के एतबार से आपको याद रखना है कि मानी के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, एक होता है मौजू और एक होता है मुहमल।
अब ये मौजू क्या है? तो मौजू का मतलब होता है वो अल्फाज जिसके मानी होते हैं, जिसके कुछ मानी होते हैं उसे मौजू कहते हैं, यानी कि सार्थक शब्द। तो जिस शब्द के कुछ मानी होते हैं उसे मौजू कहते हैं। इस मौजू को दूसरे लफ्ज़ों में कलमा भी कहा जाता है, कलमा भी कहते हैं, यानी कि वो मौजू का दूसरा नाम कलमा भी है। ये बात आप लोग ज़हन में रखेंगे। तो जिस लफ्ज़ के मानी होते हैं उसे कलमा कहते हैं या मौजू कहते हैं। और जो बेमानी अल्फाज होते हैं, जिसके कोई मानी नहीं होते, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे मुहम्मल अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुहम्मल जो जिसके कोई मानी नहीं है, तो मुहम्मल का मतलब हो गया कि बेमानी लफ्ज़, जिसके कोई मानी ही ना हो, तो ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं मुहम्मल। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रोटी वोटी खा लिया आपने, तो रोटी के मानी है जो मौजू है, लेकिन ये वोटी मुहम्मल हो गया, ये वोटी हो गया मुहम्मल। हमने बोला कि आपने कलम वलम से लिख लिया, तो कलम हो गया मौजू और वलम हो गया मुहम्मल। तो इस तरीके से लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक मौजू और एक मुहम्मल। मौजू मानी वाले अल्फाज और बेमानी अल्फाज को मुहम्मल। रोटी मौजू, वोटी मुहम्मल। कलम मौजू, वलम मुहम्मल। चाय मौजू, वाय मुहम्मल। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि लफ्ज़ के कितने किस्म हैं। अब पढ़ेंगे कि अब ये जो मौजू है ना, इस मौजू के कितने किस्म होते हैं। तो मौजू का दूसरा नाम मैंने आपको बताया कलमा। अब ये कलमा, इस कलमा के कितने किस्म होते हैं? तो पहले इस लफ्ज़ मौजू के याद रखिएगा कि दो किस्म होते हैं। कितने किस्म होते हैं? दो किस्म होते हैं। पहला मफरद, दूसरा मरकब। अभी मैंने हुस्न में भी आपको बताया था कि मफरद का मतलब ही होता है जो तन्हा होता है, और मरकब का मतलब ही होता है जो मिला हुआ या जुड़ा हुआ होता है। तो जो तन्हा लफ्ज़ होते हैं ना, वो मफरद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया, जैसे यहाँ पे ये ख्याल लिखा हुआ, अंजाम लिखा हुआ, ये सब तन्हा लफ्ज़ हैं। तो आपने बोला कि ये अंजाम है ना, ये तन्हा, चूँकि एक ही लफ्ज़ है, तो ये एक ही लफ्ज़ है तो मफरद हो गया। लेकिन मरकब क्या होगा? मरकब का मतलब है कि दो अल्फाज से मिलकर एक अल्फाज बने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर दौलत बोला तो ये तो मफरद हो गया, लेकिन वही आपने अगर दौलतमंद बोल दिया, क्या कह दिया? दौलतमंद। तो दौलतमंद चूँकि दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये मरकब हो गया। इसी तरीके से अक्लमंद, दौलतमंद, यहाँ पे कुतुब खाना लिखा हुआ है। कुतुब खाना का मतलब होता है लाइब्रेरी, तो कुतुब खाना, गुस्ल खाना, ये सारी चीज़ें मरकब अल्फाज हैं, क्योंकि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, तो ये मरकब कहलाता है। अब बारी आती है, लफ्ज़ जब हम लोगों ने जान लिया, तो अब ये मौजू अल्फाज का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कलमा। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि लफ्ज़ मौजू को ही इल्म सर्फ में कलमा कहा जाता है। लफ्ज़ मौजू को ही इल्म सर्फ में कलमा कहा जाता है, तो मौजू का ही नाम कलमा भी है। अब हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो अब ये कलमा क्या है? तो लफ्ज़ मौजू यानी कि मानेदार अल्फाज कलमा होता है। इस कलमा की तीन किस्में होती हैं। कितनी किस्में? तीन किस्में। इस्म, फ़ेल और हुर्फ, ये तीन किस्में होती हैं कलमा की। अब ये एक एक करके हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये इस्म क्या है। ये इस्म है संज्ञा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। संज्ञा, दुनिया के हर नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उर्दू में इसे इस्म कहते हैं। तो दुनिया का हर नाम, जो भी नाम है, किसी ने भी रख दिया उसका नाम, वो इस्म कहलाएगा। तो दुनिया का हर नाम क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। अब ये इस्म क्या है बाबू? तो आप कहेंगे कि वो हर चीज़, चाहे वो शख्स का नाम हो, चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो, तो शख्स, चीज़ या जगह किसी का भी नाम हो, वो आपका कहलाएगा इस्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, मंजर, पटना, किताब वगैरह, कोई भी दुनिया का नाम हो, वो सब का सब इस्म कहलाएगा। अब बात करते हैं कि फ़ेल क्या है। तो ये फ़ेल आपने हिंदी में पढ़ा होगा, क्रिया। हिंदी में क्या पढ़ा आपने? क्रिया, जिसे आप कहते हैं वर्ब भी कहते हैं। तो ये क्रिया यानी वर्ब होता क्या है? तो आप कहते हैं कि सिंपल वर्ब का मतलब ये होता है कोई भी काम क्रिया कहलाता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, इसमें ना लगा रहता है। तो आप कहेंगे कि क्रिया का मतलब होता है काम। तो उसी तरीके से फेल यहाँ पे क्रिया तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। आपको इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जैसे बोला कि खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब आपका हो जाएगा
क्रिया यानी काम है, खाना पीना उठना बैठना, तो ये खाना बोल दिया आपने। लेकिन ये खाना को एज इट इज़ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उर्दू में। इस खाना को अगर आपने ज़माना के साथ अदा किया, यानी ज़माना किसे कहते हैं, तो ज़माना का मतलब होता है टेंस। तो अगर आपने किसी ज़माना के साथ इसी खाना को मिलाकर बोला कि, जैसे मैं बता दूं कि वो खाएगा, वो खाता है, वो खा चुका था, यानी कि ज़माना टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आपने जब इसी क्रिया को ज़माने के साथ मिलाकर बोला कि वो खाता है या वो खाएगा या खा चुका है, खा चुका था, इस तरीके से खाना को चेंज करके आपने ज़माने के साथ मिला दिया, तो वो आपका कहलाता है फेल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? फेल कहलाता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, आता है, आ रहा है, आएगा। तो फेल क्या है? तो आप कहेंगे कि वर्ब प्लस टेंस मिला के जब हम बोलते हैं तो ये बन जाता है आपका फेल बन जाता है उर्दू में। वर्ब प्लस टेंस यानी कि क्रिया प्लस ज़माना, ज़माना और क्रिया दोनों मिलाकर बन जाता है फेल। तो आता है, आ रहा है, आएगा, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके फेल के। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं ये तीसरा, जो तीसरा है वो क्या है बाबू? तो वो है हुर्फ। अब ये हुर्फ क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि हुर्फ तहजी, अभी आपको मैंने समझाया है। ये हुर्फ क्या है? तो आप कहेंगे कि कलमा का वो किस्म जो खुद कोई लफ्ज़ नहीं देता है, खुद आप उसको जितना भी बोले वो कोई लफ्ज़ की अदायगी नहीं करेगा। तो अब आप पूछेंगे कि अभी तो आपने बताया था कि कलमा उसी को कहते हैं जिसके मानी होते हैं। तो हाँ बिल्कुल, हुर्फ के भी मानी होते हैं, लेकिन मैंने ये बोला कि हुर्फ जो है ना वो अकेले मानी नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बोलेंगे पर, मैं, का, की के, आप का बोलते रहें, की को करते रहें, कुछ इसके मानी समझ में नहीं आएंगे। तो ये मानी कब देता है? तो ये हुर्फ वो चीज़ है जब ये इस्तेमाल किया जाता है इस्म और फेल के साथ मिलाकर। तो इन दोनों के साथ जब मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है ना, तब ये हुर्फ अपना मानी पेश करता है। जैसे आपने बोला इस कलम को वहाँ पर रख दो। अब इस पर का आपको मतलब समझ में आ गया कि वहाँ पर कलम को रखना है। या मैंने बोला कि मैं बस से स्कूल गई थी, तो अब ये से का मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं स्कूल कहाँ गई थी? बस से गई थी। तो इस तरीके से इस से का मतलब समझ में आ गया। लेकिन ऐसे आप से अकेले करते रहेंगे तो वो से होता रहेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नज़र नहीं आएगा। इसीलिए आप कहेंगे कि हुर्फ क्या है? तो वो कलमा है जो खुद अपना मानी तो पेश नहीं करता, लेकिन जब ये मिल जाता है इस्म और फेल के साथ, तब मिलकर ये अपने मानी को पेश करता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं हुर्फ। और इसका एग्जाम्पल है पर, मैं, का, की, के, को वगैरह वगैरह।